नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग लगातार आरटीआई एक्ट पर चर्चा कर रहे हैं और साथ में दोस्तों जो सूचना का अधिकार नियमावली 2015 है उत्तर प्रदेश में, उस पर भी दोस्तों हम लोगों की लगातार चर्चा चल रही है। करीब दोस्तों 12 वीडियो मैंने इस नियमावली के ही डाले हैं अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस नियमावली के इन महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा में दोस्तों एक धारा 9 पर चर्चा करेंगे, जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण तो पूरी नियमावली है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक को दोस्तों इस नियमावली के बारे में जानना अति आवश्यक है। जो दोस्तों आरटीआई एक्ट का प्रयोग करते हैं खासकर उनको तो जान लेना चाहिए, लेकिन दोस्तों और लोगों को भी अगर जान लेते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, ये मेरे पास उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 है। तो इसमें दोस्तों जो प्रावधान बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के अनुरूप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो कुछ भी इसमें लिखा गया है अपनी तरफ से दोस्तों कुछ ऐड नहीं करता, जो कुछ नियमावली में बताया गया है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शिकायत की सुनवाई दिनांक को राज्य सूचना अधिकारी के लिखित कथन की एक प्रति शिकायतकर्ता को उसके निवेदन के लिए यदि कोई हो उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों जो शिकायत की सुनवाई होती है उसका जो दिनांक होता है, उस सुनवाई दिनांक को राज्य लोक सूचना अधिकारी के लिखित अभिकथन की प्रति शिकायतकर्ता को भी दी जाएगी, ताकि दोस्तों जो शिकायत करता है उसको ये पता चल सके कि भाई जो राज्य लोक सूचना अधिकारी है उन्होंने क्या जवाब दिया है, ताकि वो दोस्तों वो भी अपनी आपत्ति दे सके। शिकायत की विषय वस्तु राज्य लोक सूचना अधिकारी के लिखित कथन और सुनवाई के समय पक्षकारों द्वारा दिए गए निवेदन पर विचार करने पश्चात यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि मामले में जांच के लिए कोई युक्तियुक्त आधार विद्यमान नहीं है तो वह शिकायत को खारिज कर देगा। यदि आयोग संतुष्ट होता है कि मामले में जांच करने के युक्तियुक्त आधार है तो उसके संबंध में जांच आरंभ करा सकता है। वह ऐसी जांच अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 3 और 4 और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। दोस्तों मान लीजिए किसी शिकायत को सुनते हुए और किसी भी अपील को सुनते हुए स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का ये मत है, यानी कि वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भाई जो एक केस है, इस केस में स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है कि किसको सूचनाएं मिली है, किसके विरुद्ध शिकायत है, क्या है ना, वादी कुछ बोल रहा है, प्रतिवादी कुछ बोल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों यदि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन संतुष्ट हो जाता है कि हाँ भाई इस फला शिकायत को डिसाइड करने के लिए हमें एक जाँच की आवश्यकता है, तो दोस्तों वो ऐसी जाँच कर सकेगा। और ऐसी जाँच दोस्तों अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 3 और 4 और इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। तो दोस्तों वो जांच उपरांत, जांच होने के बाद ही वो केस दोस्तों डिसाइड किया जाएगा। तो साथियों आज हमने इस धारा 9 को समझा। दोस्तों धीरे धीरे हम ये नियमावली जो है 2015 इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों, जैसे ही ये नियमावली कंप्लीट हो जाएगी तो मैं दोस्तों आप लोगों को उत्तराखंड जो नियमावली है सूचना का अधिकार अधिनियम 2013 उस नियमावली के बारे में मित्रों मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों क्या उस नियमावली में उत्तराखंड के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं उत्तराखंड के नागरिकों के लिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ मित्रों का दोस्तों कमेंट आ रहा था कि साहब धारा 76 पर भी जो है एविडेंस एक्ट की जो है वीडियो बनाइए, 1872 का जो है। तो मित्रों देखते हैं जो साक्ष्य अधिनियम है उसके बारे में दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो मैं वीडियो उसके संबंध में भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा जल्दी, ताकि दोस्तों आप लोगों की जो डिमांड है वो भी पूरी हो। और जो साक्ष्य अधिनियम है दोस्तों उसके बारे में आप लोग जो है जान सको। दोस्तों अधिनियम कोई सा भी हो उसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है, लेकिन साथियों यहाँ दुर्भाग्य इस बात का है कि
जितने भी कानून बने हैं वो सारे ऐसी भाषा में है कि आप हिंदी में दोस्तों उनको नहीं समझ सकते कि वो क्या कहने का उसका मतलब है। दोस्तों सरकारों को चाहिए कि कानून यदि बना रहे हो तो कानून सहज जनता के लिए होने चाहिए, ना कि आप लोगों के लिए। अब ये कानून की भाषा ऐसी रखते हैं दोस्तों जो आम नागरिक उसको ना समझ सके और अपने अधिकारों से दोस्तों आम नागरिक को वंचित रहना पड़ता है। दोस्तों मेरा जो ऑब्जेक्शन है ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो ऑनलाइन आरटी होती है दोस्तों मैंने वो भी देखा है, और बहुत सारी साइट दोस्तों ऐसी है कि आप देखेंगे कि साहब इसमें जो है जो आप विवरण डालोगे वो केवल इंग्लिश में ही डाला जाएगा। ये बड़ा दोस्तों कमाल की चीज़ है। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों खैर इंग्लिश ही चलती है। अब दोस्तों यदि आपको इंग्लिश ना आए और वकील साहब ने इंग्लिश बोल दी, जज साहब ने इंग्लिश बोल दी, अब आपने क्या सुना, आपकी क्या समझ में आया? कुछ नहीं। आप बोलोगे तो आपको कहा जाएगा इंग्लिश में बोलो, आपको इंग्लिश नहीं आती। तो दोस्तों एक लोकतांत्रिक देश में इन सब चीज़ों की जगह नहीं होनी चाहिए। आपको किसी भाषा विशेष के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, चूंकि दोस्तों हिंदी आपकी संवैधानिक भाषा है, राजभाषा है, तो आपको भी अपना पक्ष हिंदी में रखने का मौका मिलना चाहिए। मेरा दोस्तों मानना ये है। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों का क्या मानना है, क्या कहना है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन दोस्तों एक राजभाषा होने के नाते हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए और गर्व से दोस्तों बोलना चाहिए हमें कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, हमने ऐसा भी देखा है कि लोग अगर हिंदी में मोबाइल नंबर अपना फील्ड कर लेते हैं या फिर मोबाइल को हिंदी में चलाते हैं तो लोग कई बार हंसते भी है। तो ऐसा भी दोस्तों मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अपनी राजभाषा है, अपनी राजभाषा का सम्मान करना चाहिए। और दोस्तों इसलिए मेरा आग्रह है दोस्तों इंग्लिश आनी चाहिए व्यक्ति को। ये आज के दौर में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंग्लिश रिसर्च के लिए आप लोगों को आनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन मित्रों राजभाषा को भी नहीं भूलना चाहिए, ये भी आपको बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो इसीलिए न्यायालय है, सूचना आयोग है, कोर्ट है, कुछ भी है दोस्तों, तो सभी को ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि जिससे एक आम नागरिक अपनी बात को सही तरीके से कह सके। उसको ये महसूस ना हो कि भाई एक भाषा के स्तर पर जो मेरे साथ तानाशाही हो रही है, जो भाषा के स्तर पर व्यक्ति को ये लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो उसको ये नहीं लगना चाहिए। उसको दोस्तों ये लगे कि हाँ ये लोग इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में यहाँ सब वर्क होता है, लेकिन मुझे भी अपनी बात कहने का मौका हिंदी में मिल रहा है। ऐसे ही दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग में आप चले जाइए, वहाँ सारे आदेश इंग्लिश में टाइप होते हैं। इंग्लिश में टाइप से क्या मतलब दोस्तों, आप हिंदी में टाइप कीजिए। तो खैर दोस्तों ये तो एक लंबी चौड़ी चर्चा है। दोस्तों इस नियमावली की जो धारा 9 है इसके बारे में मैंने आपको बताया है, और फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। मित्रों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। एक नागरिक होने के नाते दोस्तों मैं इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं, तो मैं इस अपनी ड्यूटी का बखूबी साथियों पालन कर रहा हूं, जैसे भी कर रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही। सादर नमस्कार मित्रों।